by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros-backed DA, and the whole thing. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं एकदम निर्दोष हूं। ये थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रंप, जिनको न्यूयॉर्क की एक अदालत ने दोषी करार दिया। ट्रंप पर बिजनेस रिकॉर्ड छिपाने, पैसों के लेन देन में हेराफेरी और राष्ट्रपति चुनाव में भ्रष्टाचार करने जैसे आरोप थे। 30 मई को ज्यूरी ने उन्हें सभी आरोपों में दोषी घोषित कर दिया। सजा का ऐलान 11 जुलाई को होगा। यह फैसला 2 वजहों से खास है। पहली, अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति को किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है। और दूसरी वजह, डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। ट्रंप की टक्कर मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से हो सकती है। चुनाव से पहले के सर्वे में बाइडेन ट्रंप के मुकाबले पीछे चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या सजा के बाद यह खेल पलट जाएगा, रुझान बदल जाएगा? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे ट्रंप ट्रायल की पूरी कहानी क्या है और सजा का अमेरिका की राजनीति पर असर क्या होगा। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात डोनाल्ड ट्रंप की। Guilty. Count 4. Guilty. Count 5. Guilty. Count 6. Guilty. 28. Guilty. 29. Guilty. China Biden. Stop China Biden. Stop China Biden. For Trump. Health worker for Trump. Health worker for Trump. 30 मई 2024 को अमेरिका के कई शहरों में यह नजारा दिखा जो आपकी स्क्रीन पर है। कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप के समर्थक और विरोधी सड़कों पर उतर आए। किसी ने फैसले पर खुशी जताई तो कोई दुखी हुआ, किसी ने कहा माफिया है ये और किसी ने राजनीतिक कैदी बताया। पर यह नौबत आई क्यों? 2 वयस्क लोगों के बीच शारीरिक संबंध अपराध कैसे हो गए? ये समझने के लिए आपको पूरी टाइमलाइन देखनी होगी। शुरुआत होती है जून 2006 से। लॉस एंजलिस LA के प्लेबॉय मेंशन में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कैरेन मैकडॉगल से हुई। कैरेन प्लेबॉय नाम की मैगजीन के लिए मॉडलिंग करती थी। उनका दावा है ट्रंप के साथ 10 महीनों तक अफेयर चला। ट्रंप इससे इनकार करते हैं। फिर जुलाई 2006 ट्रंप एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से मिलते हैं। डेनियल्स का दावा कि उनके बीच शारीरिक संबंध बने। ट्रंप इससे भी इनकार करते हैं। कई बरस बीत गए। आया मई 2011। स्टॉर्मी डेनियल्स इन टच नाम की मैगजीन को अपने पिछले एनकाउंटर के बारे में ट्रंप के साथ इंटरव्यू देती हैं और इसमें मुलाकातों का और भी ब्यौरों का जिक्र करती हैं। लेकिन वो इंटरव्यू उस मैगजीन में उस वक्त पब्लिश नहीं होता। वजह, ट्रंप का फिक्सर, ट्रंप का ट्रबल शूटर माइकल कोहेन मैगजीन को ईमेल भेजकर धमकी देता है कि अगर ये कहानी सामने आई तो तुम लोगों को अदालत का चक्कर लगाना पड़ेगा। कुछ बरस और बीत गए इस धमकी के बाद। आया जून 2015। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्जी लगाई और फिर अगस्त 2015 में डोनाल्ड ट्रंप और माइकल कोहेन, उनका ट्रबल शूटर, उसने ट्रंप टावर में डेविड पेकर से मुलाकात की। उस समय पेकर नेशनल इंक्वायरर नाम के टैब्लॉइड की पेरेंट कंपनी, यानी उस छोटे अखबार पर स्वामित्व रखने वाली कंपनी अमेरिकन मीडिया इंक, शॉर्ट में बोलते हैं AMI के CEO थे, यानी एक कंपनी के, मीडिया कंपनी के मालिक थे। बाद में पेकर ट्रंप के खिलाफ गवाह बन गए। ये डेविड पेकर नाम महत्वपूर्ण है।
अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, लगभग 9 साल आगे आते हैं अप्रैल 2024 में, क्योंकि अब अदालत में उस मीटिंग के बारे में विस्तार से जिक्र हुआ और बकौल पे कर उन्होंने ट्रंप से तब वादा किया था, यानी 2015 में, कि वो उनके आंख और कान बनेंगे और ट्रंप के बारे में छपने वाली हर नेगेटिव स्टोरी की टिप उन्हें पहले से देंगे ताकि उसे वक्त रहते दबाया जा सके। हम 2015 की बात कर रहे हैं, कुछ महीने आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2015। डेविड पैकर को ट्रंप टावर के डोरमैन डिनो साजुद्दीन के बारे में पता चलता है। डोरमैन मतलब जो चौकीदार है, दरवाजे पे खड़ा होता है वो व्यक्ति, दरबान टू बी प्रिसाइज। डिनो एक स्टोरी बेचने की फिराक में था। उसका दावा कि ट्रंप के अपने स्टाफ की एक मेंबर के साथ संबंध है और इतना ही नहीं, उनका एक बच्चा भी है। नवंबर 2015 में नेशनल इंक्वायरर ने इस स्टोरी के अधिकार खरीदने के लिए डिनो को, उस दरबान को $30,000 की रकम दी। उस समय की दर के हिसाब से ये लगभग 20 लाख रुपए होते हैं। पैसे देने के बाद नेशनल इंक्वायरर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसमें लिखता है कि ये अफवाह झूठी है। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। डोनाल्ड ट्रंप जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। महीना लगा है कैलेंडर पर अगस्त 2016 का। याद करिए, वो टेब्लॉइड की पेरेंट कंपनी डेविड पैकर वाली कंपनी AMI इस दफा वो कैरन मैकडॉगल की स्टोरी के राइट्स खरीदती है। हमने आपको कैरन के बारे में बताया, जिनके ट्रंप के साथ 10 महीने तक संबंध रहे थे। इनकी स्टोरी के राइट्स खरीदे जाते हैं, मतलब इनकी चुप्पी खरीदी जाती है। इसके बदले में मैगजीन के 2 कवर पर इस मॉडल को छापने का अनुबंध किया जाता है और यह वादा भी कि तुम्हारे ऊपर 100 से ज्यादा पॉजिटिव स्टोरीज की जाएंगी। इसके साथ ही $1.5 लाख की रकम भी थमाई जाती है। 1-2 महीने आगे बढ़ती है कहानी। सितंबर 2016, इस दफा माइकल कोहेन ट्रंप को बताते हैं कि AMI ने मैकडॉगल के साथ सौदा कर लिया है और ये बताते हुए कोहेन इस बातचीत को, यानी अपने और ट्रंप के बीच की बातचीत को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। अगले महीने अक्टूबर 2016 में स्टॉर्मी डेनियल्स, वो पॉर्न स्टार, वो नेशनल इंक्वायरर को टिप भेजती हैं, कहती हैं कि ट्रंप के साथ हुए सेक्सुअल एनकाउंटर की पुष्टि करने के लिए मैं तैयार हूं। और इसके बाद डेविड पैकर ट्रंप के वकील कोहेन को डेनियल्स के वकील से मिलवाते हैं। दोनों के बीच $1,30,000 पर समझौता होता है। बदले में डेनियल्स ने चुप रहने का वादा किया। कुछ दिनों बाद कोहेन ने एक शेल कंपनी के जरिए, यानी एक फर्जी कंपनी के जरिए, डेनियल्स के वकील को ये पैसे भेज दिए। इसके बाद डेनियल्स ने एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। दोनों पक्षों ने फर्जी नाम का दस्तखत के लिए इस्तेमाल किया। 1 महीना और बीता, आया नवंबर 2016। राष्ट्रपति चुनाव से 4 दिन पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और इसमें मैकडॉगल और नेशनल इंक्वायरर के बीच हुई डील का खुलासा करता है। साथ ही साथ डेनियल्स का भी नाम आता है। मॉडल के ट्रंप के साथ रिश्तों का जिक्र, पॉर्न स्टार के ट्रंप के साथ रिश्तों का जिक्र और इन रिश्तों पर चुप्पी साधने के लिए दिए गए पैसों के लेन देन का जिक्र और इस लेन देन के लिए एक अखबार और उसके स्वामित्व वाली कंपनी के मालिक की भूमिका का जिक्र। यह सब आता है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक डेनियल्स किसी टीवी नेटवर्क के साथ संपर्क में थी, लेकिन समझौते के बाद पीछे हट गई। जब खबर सामने आई तो ट्रंप के प्रवक्ता ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और कहा, दोनों महिलाओं से डोनाल्ड ट्रंप का कोई संबंध नहीं है। फिर 8 नवंबर 2016 की तारीख आती है। अमेरिका में चुनाव होता है और इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है। 20 जनवरी 2017 को वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाते हैं, बराक ओबामा के बाद। अब उनके राष्ट्रपति रहते हुए समय आता है जनवरी 2018 का। डेनियल्स जी, वो पॉर्न स्टार, पब्लिक स्टेटमेंट जारी करती हैं और कहती हैं कि ट्रंप के साथ सेक्सुअल या रोमांटिक अफेयर की बात झूठी है और चुप्पी के बदले पैसे लेने के आरोप भी गलत हैं। लेकिन इस बयान के कुछ ही दिन बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल डेनियल्स को किए गए पेमेंट की डिटेल्स छाप देता है, भुगतान के सब ब्यौरे। इसके बाद डेनियल्स और एक और स्टेटमेंट जारी करती है और कहती है कि ट्रंप के साथ शारीरिक संबंध वाली घटना झूठी, यानी अब पैसे से इनकार नहीं किया जाता है। फिर फरवरी 2018 में माइकल कोहेन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने डेनियल्स को अपनी जेब से पैसे दिए, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं था। जब ट्रंप से यह सवाल पूछा जाता है तो वो जानकारी होने से ही इनकार कर देते हैं। फिर अप्रैल 2018 में माइकल कोहेन के दफ्तर और होटल के कमरे पर छापामारी होती है। इसमें डेनियल्स को किए गए पेमेंट से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए जाते हैं।
कुछ महीने आगे अगस्त 2018 आता है। माइकल कोहेन पर कैंपेन फाइनेंसिंग में धोखाधड़ी और हश मनी के भुगतान से जुड़े आरोप लगते हैं। कोहेन इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें 3 बरस की सजा होती है। उसी सुनवाई में कोहेन कहते हैं कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर पैसों का भुगतान किया था। 1 साल बाद अगस्त 2019 में मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साइरस वॉन्स ट्रंप की कंपनी को नोटिस भेजते हैं। डेनियल्स और मैकडॉनल्ड से जुड़े दस्तावेज सौंपने के लिए उन्हें कहते हैं। अमेरिका में जिले के स्तर के सरकारी वकीलों को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कहा जाता है। वो स्टेट की तरफ से क्रिमिनल केस लड़ते हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल कहलाते हैं। बहरहाल अब आता है नवंबर 2020। ट्रंप को राष्ट्रपति हुए 4 बरस की मियाद पूरी हो गई। हम और हमारे सुधी दर्शक जानते हैं हर 4 साल में वहां राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होता है। तो नवंबर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की टक्कर होती है जो बाइडन से, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। बाइडन ये चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद ट्रंप के खिलाफ लग रहे आरोपों की जांच तेज होती है। फिर नवंबर 2021 में एल्विन ब्रैग मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनते हैं और वो ट्रंप के खिलाफ केस आगे बढ़ाने का वादा करते हैं। जनवरी 2023 में ब्रैग ट्रंप के खिलाफ गवाहों और सबूतों की पड़ताल के लिए ग्रैंड जूरी बनाते हैं। मार्च 2023 में इस ग्रैंड जूरी को ट्रंप के खिलाफ लगे आरोपों पर मुहर लगा देते हैं ये लोग। फिर अप्रैल 2023 आता है। ट्रंप को कोर्ट में पेश किया जाता है। उनके सामने आरोपों की सूची पढ़ी जाती है। ट्रंप सबसे इनकार करते हैं। फिर अप्रैल 2024 में मैनहट्टन की अदालत में ये ट्रायल, ये मुकदमा शुरू होता है। पहले चरण में जूरी का चुनाव, इसमें 4 दिन का वक्त लगता है। अमेरिका में आपराधिक मुकदमों की सुनवाई में जूरी अनिवार्य है। जूरी में 12 लोग होते हैं। आम जनता के बीच से चुने जाते हैं। निष्पक्षता की उम्मीद होती है। फिर ट्रायल के दौरान सबूतों और गवाहों को सुनते हैं और दलील खत्म होने के बाद आपस में बहस करते हैं। फिर फैसला सुनाते हैं। अगर जूरी केस को नकार दे तो मामला वहीं पर खत्म हो जाता है। ट्रंप के केस में जूरी के लिए 300 से ज्यादा लोगों ने अर्जी लगाई। उनमें से 12 को चुना गया, 7 पुरुष 5 महिलाएं। उन्होंने 6 हफ्तों तक सबूतों और गवाहों को देखा परखा। फिर 9.5 घंटे तक बंद कमरे में बहस की और फिर अपना फैसला सुनाया। ट्रंप पर क्या आरोप थे कि उन्होंने स्टॉर्मी डेनियल्स की चुप्पी के बदले पैसे दिए। इस लेन देन के लिए हश मनी टर्म का इस्तेमाल होता है। न्यूयॉर्क में हश मनी अवैध नहीं है, लेकिन ट्रंप की कंपनी ने बिजनेस रिकॉर्ड्स में इसको लीगल खर्च के तौर पे दिखाया, हश मनी के तौर पे नहीं। यानी सच्चाई छिपाने की कोशिश की और इसका फायदा उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में हुआ। किसने किसने ट्रंप के खिलाफ गवाही दी? स्टॉर्मी डेनियल्स ने, पॉर्न स्टार, जिनकी चुप्पी के बदले पैसे दिए गए। ट्रंप के पूर्व स्टाफ होप हिक्स, नेशनल इंक्वायरर के सीईओ रहे डेविड पेकर और ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन। सवाल उठता है अब आगे क्या होगा? 11 जुलाई को सजा का ऐलान। ट्रंप को अधिकतम 4 बरस की जेल या भारी भरकम जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ट्रंप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, जो कि वो करेंगे ही। जब तक अपील पर फैसला नहीं आ जाता उनको सजा नहीं हो सकती। अब ज्ञान की बात। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन सी कॉफी को सुनते हैं। The appeals will probably take a year. They'll go through the New York state courts, and there'll probably be an attempt to go to the U.S. Supreme Court. So I don't think we'll know the final outcome, but legally, Donald Trump is now a felon. And generally, it's very difficult to be a felon and run for president or any other office. I think that most judges would probably bawl him out at sentencing, tell him he was a terrible person, point to the fact that he has really committed contempt of court, but would not give more than a several-month sentence. I think the factor that will lead some judges to want to give him some, at least modest time in prison, is the very strong American conviction that no man is above the law. And even though you were a president and are becoming a president again, you are not above the law, and the law requires that there be at least some symbolic punishment. Remember that in New York, the vast majority of 78-year-old defendants who have committed a non-violent crime and are a first offender do not receive any incarceration. They get probation conditions and a fine. Now, if that happens, that will not interfere with Donald Trump serving as president. No. He can run for president. He can be elected president. What we do about a prison term if it was imposed is a more complicated question, because the president can only pardon presidential or federal offenses. He cannot pardon state offenses, and this is a New York state offense over which any president has no jurisdiction. But the Supreme Court could decide that there is a constitutional issue here, and I think there are several issues that do lurk here,
And thus, if Trump were to be acquitted, I think it would probably be required that the Supreme Court take the case. That's where the constitutional issue will loom the largest. हमने इस विषय को और विस्तार समझने के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के चेयरमैन चिंतामणि महापात्रा से भी बात की। पूछा, अगर ट्रंप जेल गए तो क्या उनकी उम्मीदवारी खारिज हो जाएगी? अगर जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए तो सजा का क्या होगा? अमेरिकी कानून क्या कहता है? ये भी हो सकता है कि जज को ये मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रिजम्पटिव प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और अमेरिका में राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ऐसे आदमी को जेल भेजना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इलेक्शन चल रहा है और रिपब्लिकन पार्टी का मेजोरिटी डेलीगेट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ेंगे नवंबर को। तो इन दैट केस अगर जज चाहे तो उनको एक हेफ्टी फाइन लगा के छोड़ भी सकते हैं। अगर बाई चांस वो जेल चले गए तो जेल के अंदर से भी कंटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कोई कानून नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है जिसके बेसिस पे फेलोनी केस में चार्ज होने के बाद, कन्विक्ट होने के बाद एक आदमी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 3 चीज ही लिखा हुआ है कि अगर कोई नेचुरली अमेरिकन बॉर्न है और 14 साल कंटिन्यूसली अमेरिका में रह चुका है और वो 35 साल या उससे ज्यादा उम्र वाला आदमी है या औरत है, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। इसको छोड़ के और कोई भी प्रोविजन नहीं है। पहली बार अमेरिका में हुआ, इसलिए अमेरिकन लीगल सिस्टम को भी बहुत सारे प्रश्न का जवाब देना होगा आने वाले दिनों में, तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं। मगर सवाल यह है कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट जेल में रह के शासन करेंगे, और या अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर हो गए तो फॉर्मर प्रेसिडेंटशिप के नाते उनके साथ जो बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, क्या वो भी जेल में उनका देखभाल करेंगे? इसके इसके बारे में अमेरिका का जो कानून प्रणाली है वो बिल्कुल साइलेंट है। और तीसरी बात यह है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बार अगर वो प्रेसिडेंट हो गए तो खुद को क्या माफ कर सकते हैं? अगर माफ कर दिए तो क्या वो जेल छोड़ के जाके व्हाइट हाउस में बैठ के अपना शासन शुरू करेंगे? तो ये सारे प्रश्न आ रहे हैं और इसमें अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का ही अल्टीमेटली एक रोल होगा, उनको ही डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तो कहना मुश्किल ही है। ट्रंप आरोप लगाते रहे कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। कोर्ट के फैसले को कैसे देखा जाना चाहिए? ट्रंप के खिलाफ लगे आरोप वाकई गंभीर थे या इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? वो सारे डिबेट, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद जब सारे जूरी ने यूनानिमसली एक वर्डिक्ट देते हैं कि 34 चार्जेस में डोनाल्ड ट्रंप कन्विक्टेड हैं, दोषी पाए गए हैं, तो इसमें जो भी हार जाएगा तो पर्टिकुलरली अगर पॉलिटिशियन है, नेता है, तो यही कहेगा कि ये विच हंट है और ये रिग्ड है, या जज के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। वही अभी हो रहा है। मगर आम लोगों के लिए एक जुडिशियल प्रोसेस जो चला अमेरिका का, कि आप सारे विश्व का सबसे पावरफुल आदमी के खिलाफ जब ऐसा केस चलता है, ये कोई सिंपल वे में नहीं होता और उसके खिलाफ कंस्पिरेसी करना भी इतना आसान नहीं होता। और अमेरिकन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे एक आम आदमी अगर वो सारे अखबार को पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ की है, नहीं तो ऐसा केस क्यों आएगा, राइट? सो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर ऐसा केस हो सकता है, उनके खिलाफ जो कंस्पिरेसी करेगा वो तो और ज्यादा डिफिकल्ट केस होगा। हश मनी ट्रायल ने अमेरिका में एक नई परंपरा शुरू की। ट्रंप इसको विच हंट का नाम दे रहे हैं। इस केस का अमेरिका की राजनीति पर कैसा असर पड़ सकता है? क्या अमेरिका में पॉलिटिकल वेंडेटा बढ़ सकता है? और अमेरिका का जो लीगल सिस्टम है उसमें हश मनी को इलीगल नहीं मानते। तो इसमें मेन समस्या ये नहीं है कि उन्होंने हश मनी दिया और यौन संबंध रखा था कोई स्टॉर्मी डैनियल से, वो केस नहीं है। मेन केस यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो हश मनी का पेमेंट दिया, उस पेमेंट को गलत तरीके से अपना अकाउंट्स में दिखाया। तो वो जो फिडलिंग विद डॉक्यूमेंट, मिसरिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स, वो एक क्राइम है। उनका जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स को सही ढंग से अगर आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तो एक क्रिमिनल केस बन सकता है। और इसलिए
उनका कन्विक्शन हुआ है। तो ट्रम्प ये कहते हैं कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और बाकी सारे तीन तीन फेडरल केस है, सॉरी एक फेडरल केस है, दो स्टेट केस है, वो केस का तो अभी सुनवाई कुछ हुआ नहीं है, इसको क्या नवंबर तक डिले नहीं कर सकते? अगर अभी ही इन्होंने ये केस का सुनवाई भी की और सेंटेंस भी इशू करने जा रहे हैं 11 जुलाई को, वो भी कुछ दिन के बाद उनका रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन होने वाला है, तो ये हो सकता है एक विच हंट है। तो इनका जो एलिगेशन है कि ये एक विच हंट है, उनका उनका जो सॉलिड बेस है, पॉलिटिकल बेस है, सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को बिलीव करेंगे कि ये एक पॉलिटिकल विच हंट है, उनको फंसाया गया है। मगर बाकी सारे लोग जो ट्रायल को देख रहे थे, वो टीवी पे भी देख रहे थे, अखबार भी पढ़ रहे थे, और न्यूट्रल लोग हैं, वो जो ओपिनियन पहले रखे थे वो ओपिनियन में बदलाव आएगा। और अपोजिशन पार्टी तो हमेशा कहेगा कि कोई विच हंट नहीं था, आप तो ऐसे काम किए थे इसलिए फंसे, और इसका तो कोई एविडेंस भी सारे प्रेजेंट हुआ है। तो अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से इसको देखेंगे। हमें ये देखना है कि अमेरिका की जनता जब वोट देने जाएगा, वो सिर्फ कानून के बारे में सोचेगा, अपना इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, या एक एथिकल स्टैंडर्ड चाहता है देखने में, जो कि अमेरिका का कमांडर इन चीफ होगा। अमेरिका के लिए मामला अभूतपूर्व है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को अदालत ने अपराधी घोषित किया हो। बहुतों के लिए सरप्राइज है। हमने अमेरिका मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा, कोर्ट के फैसले पर अमेरिका में आम लोग क्या सोचते हैं और पॉलिटिकल गलियारों में क्या हलचल है। जो हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के जो पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट ट्रम्प के ऊपर ज्यादा नहीं होगा, और उसकी वजह ये रही है कि इससे पहले भी हमने देखा है कि 1-1.5 साल पहले जब उनके विरुद्ध ये चार्जेस लाए गए थे, तो ऐसा लगा था कि जो प्राइमरीज है उसमें कोई और कैंडिडेट ट्रम्प से आगे निकल जाएगा। लोग शायद ऐसे कैंडिडेट को नहीं देखना चाहते जिसके अगेंस्ट में 3-3, 4-4 क्रिमिनल केसेस चलने वाले हैं। लेकिन हमने देखा कि उनका जो बेस है रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रम्प का, वो अनवेवर्ड था, उन्होंने उन्हीं को सपोर्ट किया, और बाकी जो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स हैं उन्हें ड्रॉप आउट करना पड़ा प्रेसिडेंशियल कैंपेन से। तो पंडित्स का ये मानना है कि जब भी ट्रम्प के सामने इस तरह की कोई इशू आता है, विपदा आती है, तो हमेशा वो एक तरीका निकाल लेते हैं अपने बेस को और मजबूत करने का, और ये कन्विक्शन जो है ये उसी को और उनके बेस को और शायद कुछ ऐसे वोटर्स को जो ये मानते हैं कि ये जो ट्रायल था ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, शायद वो अब ट्रम्प को और सपोर्ट करे। तो ऐसा बहुत लोगों का मानना है। वहीं कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं वो शायद अब ट्रम्प को वोट ना करें, क्योंकि वो एक मागा कल्ट के मेंबर नहीं है, वो देश को ऊपर रखते हैं, और वो शायद नहीं चाहेंगे कि हमारा ऐसा राष्ट्रपति कोई बने जो क्रिमिनली कन्विक्टेड हो। तो ये जो है दो बातें चल रही है, लेकिन मैं भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी में उनका जो बेस है वो और स्ट्रांग होगा। कई रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग थे जिन्होंने निकी हेली को वोट दिया था या किसी और कैंडिडेट का समर्थन में थे, अब शायद वो भी मोटिवेट होंगे डोनाल्ड ट्रम्प को वोट करने के लिए। एक चर्चा यह भी है कि ट्रम्प का समर्थन करने वालों का मन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर स्विंग स्टेट्स पर पड़ेगा। अब ये स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको चुनाव का बेसिक गणित समझना होगा। अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज वाला सिस्टम है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, उनके बीच 538 इलेक्टोरल वोट्स का बंटवारा हो रखा है जनसंख्या के आधार पर। 48 राज्यों में विनर टेक्स इट ऑल वाली व्यवस्था, यानी जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है उस राज्य के सारे इलेक्टोरल वोट्स उसके नाम हो जाते हैं। 2 राज्यों का सिस्टम अलग है, माइन और नेब्रास्का। यहां पर 2 विधि से इलेक्टोरल वोट्स बांटे जाते हैं। माइन में इलेक्टोरल वोट्स की संख्या 4 है, जबकि नेब्रास्का में 5। दोनों जगहों पर 2-2 इलेक्टोरल वोट ओवरऑल जीत दर्ज करने वाले को मिलते हैं, और बाकी वोट का बंटवारा जिलेवार होता है। माइन में 2, नेब्रास्का में 3 जिले हैं। उन जिलों में जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट हासिल करते हैं उनको वहां का इलेक्टोरल वोट मिलता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत। अमेरिका में अधिकतर राज्यों का पॉलिटिकल कैरेक्टर लगभग तय, या तो डेमोक्रेटिक है या रिपब्लिकन है, यानी उन पार्टियों का प्रभुत्व है। डेमोक्रेटिक पार्टी को जिताने वाले स्टेट्स को ब्लू स्टेट, जबकि रिपब्लिकन को जिताने वाले स्टेट्स को रेड स्टेट कहते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका मूड बदलता रहता है, कभी डेमोक्रेटिक को जिताते हैं, कभी रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में जाते हैं। कुछ हजार वोटर्स के इधर उधर होने से खेल बदल जाता है, इसलिए इन राज्यों को कहते हैं स्विंग स्टेट, और यही राज्य राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा अमूमन तय करते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद स्विंग स्टेट्स में ट्रम्प का सपोर्ट बेस क्या कम हो सकता है? हमने रोहित शर्मा से सवाल पूछा
कि किन जगहों पर ट्रंप को नुकसान झेलना पड़ सकता है और इस फैसले का राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर हो सकता है। देखिए, 5 जो हमारे मेजर स्विंग स्टेट्स हैं, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, और कई हद तक हम शायद एरिज़ोना, नेवाडा हम इनको रख सकते हैं। मिशिगन, तो मुझे लगता है कि यहाँ इन स्टेट्स की ज़रूर बात हो रही है कि वहाँ के जो वोटर्स हैं या वहाँ के जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, शायद वो अपना जो वोट है वो जो बाइडेन के लिए अब जो बाइडेन को वोट दें। बट इसमें कोई ज़्यादा अभी तक ऑनेस्टली ये कल ही ये फैसला आया है। तो हमने इस हफ्ते ट्यूसडे को जो पोलिंग देखी थी उसमें अबाउट 70% पीपल सेड कि कन्विक्शन ईदर वेज गिल्टी पाए जाते हैं या नॉन गिल्टी वर्डिक्ट अगर आता है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा उनके उनके वोट में। तो ये ट्यूसडे की बात थी। अब देखिए जुलाई 11 को जो है वो उनकी हियरिंग रखी गई है कि उन्हें क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद उनकी पनिशमेंट के बाद शायद अगर कुछ पोलिंग हो इन स्टेट्स में तो हमें एक अंदाजा मिल सकता है कि ये कितना चेंज होगा। पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट वोटर्स जो होंगे करीब 3 से 4%, और ये अगेन ये अंदाजा है, ये कोई पोल में अभी तक नहीं सामने आया है कि वो शायद अपना जो पाला है वो अब चेंज कर ले, बदल ले और वो जो बाइडेन को वोट करे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी खबर होगी जो बाइडेन के लिए। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अपने आप में बहुत बुरी खबर है जो बाइडेन के लिए कि इतना कुछ होने के बावजूद भी स्विंग स्टेट्स में स्पेशली लोग अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रेफर कर रहे हैं। अभी हर स्विंग स्टेट में ऑल एक्सेप्ट वन जो बाइडेन पीछे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो अगेन अभी से लेकर नवंबर के बीच में बहुत सारी चीजें होने वाली है, डिबेट होने वाला है जो बाइडेन का और प्रेसिडेंट ट्रंप का। उसके बाद 11 जुलाई को हियरिंग है, इसमें सेंटेंसिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप को। तो कुछ ना कुछ बदलाव होने की संभावना जरूर है। अब सुनते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अमेरिकन पॉलिटिक्स पढ़ाने वाली लिन वावरिक को। So what we're really talking about is how it's going to change people who aren't sure which of the two parties' worlds they prefer, people who aren't sure which of the many issues they could be thinking about as a top priority they want to actually prioritize. Maybe people who haven't been paying a lot of attention, people who vote for Republican one year and Democrat the next for whatever reason. So we're talking about that slice of the American electorate. It's not, it's not a big slice, but it's big enough that it could change the outcome of the 2024 election. अमेरिका का संविधान किसी सजायाफ्ता को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने या राष्ट्रपति बनने से नहीं रोकता, लेकिन क्या अमेरिका की जनता एक अपराधी को राष्ट्रपति के तौर पर देखने के लिए तैयार है? ट्रंप की छवि को किस तरह का नुकसान हो सकता है? देखिए, 50% ऑफ द कंट्री तो तैयार नहीं है, और प्रॉब्ली से 45 to 50%, राइट? जो बाइडेन के समर्थक हैं वो तो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट बने जिसके विरुद्ध क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं। बट एक और तबका है जो ये समझता है कि एक तो 2020 का इलेक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से चुराया गया, उसके बाद ये जो चार्जेस हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये केसेस हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और ये जो बार बार इस मैसेज की हैमरिंग की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके सरोगेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी में, आई थिंक इसने बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं अल्टरनेट रियलिटी जो है वो भी खड़ी की है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप है। अगर वो कोई और होते तो शायद ये नहीं होता। कल जो बाइडेन ने जो पहला स्टेटमेंट रिलीज किया उसमें उन्होंने यही कहा था कि नोबडी इज अबव लॉ, लेकिन उनके जो समर्थक है वही समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली अबव द लॉ। जनवरी 6 होने के बाद भी बहुत लोग ये सोचते हैं कि जनवरी 6 में कोई गलती नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप की। तो आई थिंक अमेरिकन के लिए स्पेशली जो बाइडेन को प्रेसिडेंट नहीं देखना चाहते, इनफैक्ट कई डेमोक्रेट्स ऐसे हैं जो अलग अलग वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को समर्थन नहीं कर रहे, उनकी एज को लेके या इकोनॉमी को लेके, इस तरह की चीजें लेके, आई थिंक वो शायद हो सकता है वो सोचे कि चलिए इससे बेटर तो जो बाइडेन है, कम से कम वो क्रिमिनली कन्विक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक बहुत बड़ा जो फैक्शन है विद इन रिपब्लिकन पार्टी प्लस सम ऑफ द रिपब्लिकन वोटर्स, वो समझते हैं कि ये सब एक पॉलिटिकल साजिश है जो बाइडेन की, ताकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना बन पाए, और वो इसमें मुझे नहीं लगता कि उनके मूड में कोई बदलाव आने वाला है। हालांकि हम ये बात अभी मैं क्लियर कर दूं, हम जून में ये बात कर रहे हैं, सॉरी मई में ये बात कर रहे हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, अर्ली जून।
थिंग्स कैन चेंज वेरी रैपिडली, अगर डिबेट में कुछ हो जाता है या कन्विक्शन के बाद चीजें चेंज हो सकती है। लेकिन फिलहाल लोगों का ऐसा मानना है कि ये बहुत क्लोज रेस होने वाली है प्रेसिडेंट जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और ये रेस कौन जीतेगा इसका फैसला सचमुच नवंबर 5 को ही होगा। उससे पहले कोई भी आंकलन लगाना उचित नहीं है। इस मामले में और क्या अपडेट्स हैं? 31 मई को डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। इस वीडियो के शूट होने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी। जो बाइडेन की टीम ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं। रूस ने बाइडेन सरकार पर आरोप लगाया, कहा बाइडेन सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को वैध और अवैध तरीके से निपटाने की साजिश रच रही है। समझ रहे हैं? ये पुतिन सरकार ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ साजिश हो रही है। अमेरिका का चैप्टर अब यहीं पर रोक देते हैं और रुक करते हैं साउथ अफ्रीका का, क्योंकि वहां भी चुनाव है। आपको क्या लग रहा था हमारे देश भारत में ही चुनावी माहौल है? साउथ अफ्रीका को यहां पर राष्ट्रपति चुनाव हुआ, शुरुआती रुझान आ रहे हैं। 65% वोटों की गिनती हो चुकी। सत्ताधारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 42% से ज्यादा वोट मिले हैं, यानी वो सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसे 23% वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की MK पार्टी है। चुनाव से पहले वो भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में थे। दिसंबर 2023 में पार्टी बना ली। नई नवेली पार्टी ने 12% वोट जुटाए। ANC अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस 1994 से लगातार सत्ता में है। पहली बार पार्टी स्पष्ट बहुमत से दूर दिख रही है, यानी उन्हें मैजिक फिगर के लिए दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ सकता है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में हम पहले भी दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। अगर आपकी दिलचस्पी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।